अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन 13 स्टार्ट करेंगे, साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। पहले 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से लेंथी हैं, सो इस वजह से कोशिश तो यही है कि इनको कवर किया जाए इसी लेक्चर के अंदर अंदर। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप लोगों ने इस पर थोड़ी अटेंशन देनी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक 64 है, लैंग्वेज एंड कोग्निशन। यहाँ पर ये जो छोटा सा पैराग्राफ बताया गया, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसमें जो बेसिक चीज़ बताई जा रही है वो रिलेशनशिप बताया जा रहा है लैंग्वेज और कोग्निशन के दरमियान। अब लैंग्वेज का आपको पता है कि जो ज़ुबान हम बोलते हैं उसको लैंग्वेज कहते हैं, और कोग्निशन क्या होता है? हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, लाइक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह हमारा ब्रेन काम करता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कोग्निशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि लैंग्वेज और कोग्निशन ये दोनों डीपली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लोग जो होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं जब, तो उनकी डिफरेंट जो है वो सोच हो सकती है, ठीक है, अपने लिंग्विस्टिक कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। जब भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, कोग्निशन जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। उसके अलावा नीचे बताते हैं, जो 1950s की बात की जा रही है कि लैंग्वेज और कॉग्निशन के दरमियान इस पर जो है वो बहस हुई है 1950s से होती आ रही है, ठीक है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि लैंग्वेज सिमिलर है अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज से, जबकि बाकी कहते हैं कि एक बुनियादी तौर पर दोनों अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। उसके अलावा नीचे अप्रोचेस टू लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, इस वाले पैराग्राफ में भी मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस इज द गोल ऑफ डेवलपिंग ए थ्योरी। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस है उसका एम है कि अंडरस्टैंड करना ऑल ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़ को, जिनमें शामिल है पहले लैंग्वेज, उसको डिफरेंट अप्रोचेस की मदद से देखना, ठीक है। उनमें हमारे पास एक अप्रोच देखती है कोग्निशन को एज अ सेट ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम एज अ सेट ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेस देखें, ठीक है, तो उनमें हमारे पास जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास कैटेगरी इंडक्शन है और दूसरा हमारे पास पैटर्न कॉम्प्लेशन है, ठीक है। अगर हम कैटेगरी इंडक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करना कैटेगरी को, जबकि हम अगर पैटर्न कॉम्प्लेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है वो पैटर्न्स का पता होता है, ठीक है, तो उसमें हमने मिसिंग पार्ट्स जो होते हैं ना उसको फिल करना होता है। तो ये सब प्रोसेस जो होते हैं उनको टेस्ट किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको हम टेस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम जो है उससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में। और भी अप्रोचेस हैं जो कि हाईलाइट करते हैं यूनिक एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के, और उसको कंपेयर करती हैं अदर कोग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। एज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ जाए कि आप रिलेशनशिप बताएं, तो आपने बता देना कि दोनों क्लोजली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। और दूसरा जो है वो लोगों की डिफरेंट जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उनकी डिफरेंट सोच हो सकती है उनके लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। दूसरा, इस पर बहस होती आ रही है 1950 से, ठीक है। तो बेसिक सिर्फ यही चीज़ है। उसके अलावा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र और क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस है, CLI। आपने इस एब्रिवेशन को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगर हम लैंग्वेज ट्रांसफ़र की बात करें तो ऑल्सो नोन एज L1 इंटरफेरेंस, लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस एंड क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस रेफर टू स्पीकर और राइटर अप्लाइंग नॉलेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो बड़ी इजी सी डेफिनेशन है। जो लैंग्वेज ट्रांसफ़र होती है उसको हम L1 इंटरफेरेंस और क्रॉस लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब एक पर्सन यूज़ करता है नॉलेज अपनी नेटिव लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को बोलते और लिखते हुए, ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं। कि जब एक पर्सन यूज़ करता है नॉलेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को बोलते और लिखते हुए, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस आ जाता है। ये अहम है स्टडी करने में कि कैसे लोग जो है वो लर्न करते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को, ठीक है। ये तब होता है जब कोई पर्सन जानता है तमाम मौजूदा लैंग्वेजेस को, और ये सब जो है वो असर डालते हैं उसकी न्यू लैंग्वेजेस पर, ठीक है, उसकी न्यू लैंग्वेज पर। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन को 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, तो वो मिक्स होकर जो है वो लैंग्वेज उसकी न्यू लैंग्वेज पर असर डाल रही होती हैं, ठीक है, ना सिर्फ अपनी फर्स्ट बल्कि थर्ड लैंग्वेज में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो फ्रेंच स्पीकर है, ठीक है, और वो स्पेनिश सीख चुका है और उसके बाद वो इंग्लिश सीख रहा है। तो सम टाइम क्या होता है कि वो इंग्लिश सीखते हुए अपने स्पेनिश ग्रामर जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी न्यू लैंग्वेज पर जो है वो असरअंदाज हो रही है।
उसके अलावा इसमें वो बताते हैं कि ये असर जो है वो वर्ड्स और ग्रामर उन दोनों को मुतासिर कर सकता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि क्रॉस लिंग्विस्टिक ऊपर भी बताया गया कि हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर इन द स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एक्विजिशन, कि ये जो है वो अहम है स्टडी करने में कि कैसे लोग लर्न करते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो अब फॉरेन लैंग्वेजेस में ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आपने एक लैंग्वेज आपकी नेटिव है दूसरी आप सीख रहे हैं, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं। सम टाइम पर्सन को 3 लैंग्वेजेस आती होती हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 3-3 4-4 लैंग्वेजेस आती होती हैं, ठीक है, और वो सीखते हैं उन लैंग्वेजेस को। तो बेसिकली इस बात को बयान किया जा रहा है कि किस तरह से आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस असरअंदाज हो रही होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेटिव लैंग्वेज ही असर डाल रही हो। उसके अलावा नीचे बताते हैं टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र, इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं। पहले इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र है। अगर हम इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नॉन प्राइमरीली लैंग्वेज जो होती है वो असर डालती है हमारी थर्ड लैंग्वेज लर्निंग पर। जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि एक पर्सन जो है वो स्पेनिश स्पीकर है, ठीक है, जिसने लर्न की है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को उसने लर्न किया है और अब उसने शुरू कर दिया फ्रेंच को लर्न करना, तो गलती से वो इंग्लिश की ग्रामर को लगा रहा है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पर बोलते हुए, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, एरर्स होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, इसको हम इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं। देन हमारे पास क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको दिया है कि सब जो मौजूदा हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं हमारी न्यू लैंग्वेज के एक्विजिशन के ऊपर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मौजूदा लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज हो। देन हमारे पास नीचे ट्रांसफर इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी प्राइमरी लैंग्वेज जो होती है वो असर डालती है सिर्फ हमारी फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग पर। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, और वो असर डाल रही है मेरी सेकंड लैंग्वेज पर। देन ट्रांसफर इन टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशन है। तमाम लैंग्वेजेस जिनको आप जानते हैं असर डालती हैं हमारी न्यू लैंग्वेज लर्निंग पर इक्वली। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वाई डज ट्रांसफ़र अक्कर। अब ट्रांसफ़र तब होता है जब लर्नर इसको ईज़ी समझता है कनेक्ट करने को अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो तब क्या होता है कि ट्रांसफ़र जो है वो अक्कर होता है कि पर्सन क्या करता है वो ईज़ी समझता है कनेक्ट करने को अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो पहले से उसके पास मौजूद होती है अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन पर, जो वो लर्न कर रहा है, न्यू लैंग्वेज वट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि फैक्टर्स जो असर डालते हैं CLI पर, ठीक है, क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस पर। अब उनकी बात आ जाती है जिसमें हमारे पास टाइपोलॉजी आ जाता है, सेकंड पे हमारे पास जो है वो सेकंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आ जाता है, एंड देन थर्ड पर हमारे पास प्रोफिशिएंसी लेवल आ जाता है। अगर हम टाइपोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस जो कि टारगेट लैंग्वेज से ज़्यादा मिलती जुलती हैं, ठीक है, लर्निंग को ज़्यादा मुतासिर करती हैं, लर्नर इनसे काफ़ी कुछ बोरो करते हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस मिलती-जुलती होती हैं, लर्नर क्या करता है कि उन लैंग्वेजेस से जो है वो कुछ वर्ड्स लेने लग जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोई ना कोई मिस्टेक तो हो जाती है, ठीक है? कोई ना कोई मसला हो जाता होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास टाइपोलॉजी होता है जिसमें क्या होता है कि लैंग्वेजेस जो कि टारगेट लैंग्वेजेस से ज़्यादा मिलती-जुलती होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैंग्वेज हम लर्न कर रहे हैं तो उससे मिलती-जुलती है, तो वो हमारी लर्निंग को ज़्यादा मुतासिर करती है। लर्नर इनसे क्या करते हैं कि काफ़ी कुछ बोरो करने लग जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसमें बताते हैं कि लर्नर्स अक्सर अपनी सेकंड लैंग्वेज से न्यू लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है कि इसमें लर्नर जो है वो अक्सर अपनी सेकंड लैंग्वेज जो होती है उससे न्यू लैंग्वेज सीखता है। देन हमारे पास नीचे प्रोफिशिएंसी लेवल आ जाता है। आप जो ज़ुबान सीख रहे हैं और दूसरी ज़ुबानें जो आप बोलते हैं, ठीक है, दोनों को आपको कितनी अच्छी तरह दोनों के बारे में आप जानते हैं। इससे एक ज़ुबान जो है वो दूसरी पर कितना असरअंदाज होती है वगैरह वगैरह सब इसमें आ जाता है। अक्सर आप एक लैंग्वेज में अच्छे होते हैं तो ये न्यू लैंग्वेज सीखने में भी मदद दे सकती है, और अगर आप उस लैंग्वेज में बुरे हैं, ठीक है, तो ये न्यू लैंग्वेज में भी आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी सारे मसाइल आपके लिए पैदा कर सकती है चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, उसको काफ़ी लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा हमारा टॉपिक 66 आ जाता है लैंग्वेज एट्रिशन एंड लैंग्वेज लॉस। लैंग्वेज एट्रिशन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें पर्सन जो होता है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से अपनी नेटिव लैंग्वेज जो होता है उसको भूलने लग जाता है। क्यों भूलता है? क्योंकि वो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, दे डोंट यूज़ इट मच, और वो अक्सर जो है वो यूज़ करता है अपनी दूसरी लैंग्वेज। दूसरों से कम्युनिकेट करते हुए भी ज़्यादा जो है वो अपनी दूसरी लैंग्वेज यूज़ करता है, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो मदर टंग होती है, जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको भूलने लग जाता है, ठीक है। इवन दो क्या होता है कि वो अपना एक्सेंट भी भूल जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को जो है वो हम लैंग्वेज एट्रिशन कहते हैं। उसके अलावा इसकी 3 तरह की टाइप्स शेयर की गई हैं: लेक्सिकल एट्रिशन, ग्रामेटिकल एट्रिशन एंड फोनोलॉजिकल एट्रिशन। लेक्सिकल एट्रिशन जो होती है इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज इफेक्ट होती है हमारी वोकैबुलरी से, यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो अपनी वोकैबुलरी
वोकेबलरी भूलने लग जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है नेटिव लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको हम ग्रामेटिकल एट्रिशन कहते हैं, कि जिसमें हम ग्रामर जो होती है उसको भूलने लग जाते हैं, ठीक है। उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है, उसके स्ट्रक्चर्स का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पर फोनोलॉजिकल एट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्पीकर होता है उसकी बोलने की जो एबिलिटी होती है, लाइक प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, उस पर इफेक्ट डालता है, और पर्सन जो है वो अपना ओरिजिनल एक्सेंट जो होता है ना उसको भूलने लग जाता है। इसको हम फोनोलॉजिकल एट्रिशन कहते हैं। 3 तरह के टाइप्स हैं, इंतहाई ईजी हैं, आप लोग अपने वर्ड्स में भी इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कोजेज़ हैं लैंग्वेज एट्रिशन के, जिनको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। असिमिलेशन है, देन अकल्चुरेशन है, सोशल डिस्टेंस है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेजमनी है, उसके अलावा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है और सोशियो बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारे 6 पॉइंट्स में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया गया, इसको बताया गया। शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। असिमिलेशन की अगर बात की जाए तो ये कब होता है, जब कोई ग्रुप जो है वो अडॉप्ट करता है लैंग्वेज को, कल्चर को और वैल्यूज़ को किसी दूसरे ग्रुप की, जिससे वो इंटरेक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है कि वो उस ग्रुप की लैंग्वेज को, कल्चर को, वैल्यूज़ को जो है वो क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है, उसको अडॉप्ट करने लग जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम असिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया कि पहाड़ीज एट खोपसी केम टू अनएंडिंग इंटरेक्शन विद ब्राह्मण्स। तो बेसिकली यहाँ जो बेसिक चीज़ है कि पहाड़ीज जो थे उन्होंने बेसिकली ब्राह्मण्स जो थे उसको अडॉप्ट कर लिया था, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था, जो वैल्यूज़ थी, उनकी लैंग्वेज जो थी वो सब अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। उनके इर्द गिर्द काफ़ी नेपाली लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और उनके ऊपर नेपालियों का एक तरह से ज़्यादा डोमिनेंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना बंद कर दिया और उस लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और अपना कल्चर भी ख़त्म कर दिया और ब्राह्मण्स कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर लिया। तो ये एग्जाम्पल यहाँ बताई गई है, इस कंडीशन को जो है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा नीचे हमारे पास अकल्चुरेशन आ जाता है। ये तब होता है कि जब एक ग्रुप की कल्चर, वैल्यू और लैंग्वेज चेंज हो जाए डिफरेंट ग्रुप से इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी कि पहाड़ी जो थे उन्होंने डिफरेंट इंटरेक्शन की वजह से जो है वो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लिया और ब्राह्मण लैंग्वेज और कल्चर को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। उसके अलावा हमारे पास सोशल डिस्टेंस आ जाता है। मतलब इसका क्या होता है कि सोशल पोजिशन का डिफरेंस जो कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज लर्निंग पर असर डालती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहाड़ीज की एग्जाम्पल को ले लें तो उनके इर्द गिर्द नेपाली थे, ठीक है, ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अपनी लैंग्वेज को वो मुश्किल से यूज़ कर पाते थे और इस तरह से ऑब्वियसली उनकी जो लैंग्वेज थी वो ख़त्म हो गई और वो जवाल का शिकार हो गई। तो इसको हम सोशल डिस्टेंस कहते हैं। उसके अलावा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेजमनी आ जाता है। जो डोमिनेंट ग्रुप थे ना उस टाइम में, ये बेसिकली पास्ट की बात की जा रही है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो डोमिनेंट ग्रुप थे, जो पावर में ज़्यादा थे, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज और रूल्स को क्या करते थे कि आला समझते थे और आला के तौर पर ही कायम करते थे, ठीक है, यानी अपनी डोमिनेंस रखते थे और दूसरों को अपनी लैंग्वेज और कल्चर को जो है वो तर्क करने पर मजबूर करते थे, यानी कि कहते थे कि इसको यूज़ ना करो। तो इस नतीजे में क्या हुआ कि ऑब्वियसली उनकी डोमिनेंस थी तो उन्हीं की लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो इसको हम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेजमनी कहते हैं कि एक लैंग्वेज की जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस हो जाना दूसरी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा स्कूल में भी जो है वो वही प्रिंसिपल्स प्रमोट करना, तो ये सारी चीज़ें आगे एग्जाम्पल्स भी बताई गई हैं। देन हमारे पास वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ जाता है। अगर हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करें तो वर्ल्ड जो है वो बेसिकली दुनिया की अगर हम बात करें तो ये डिवाइड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक हमारे पास कोर है, एक सेमी पेरीफेरी होता है और एक हमारे पास पेरीफेरी होता है। अगर हम कोर की बात करें तो इसमें हमारे पास डोमिनेंट लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, जो गालिब होती हैं, ठीक है, वो लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, जो पावर में ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। जबकि हम पेरीफेरी की बात करें तो उसमें कम इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। ये बेसिकली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में बताया जा रहा है। अगर हम एक एग्जांपल देखें पहाड़ी की एग्जांपल ही, तो वो कौन थे, वो बेसिकली पेरीफेरी में आते थे, ठीक है, और वो कम इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज थी उनकी, जो कि नेपालियों की जो है वो आप कह सकते हैं ज़ेरे साया थी, और उनका ताल्लुक अगर हम नेपालियों का देखें तो वो डोमिनेंट लैंग्वेजेस में आती थी, यानी कि कोर में वो आते थे। तो ये बेसिक चीज़ इसमें बताई जा रही है, ठीक है, शॉर्ट वे में मैंने आपको बता दी है।
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली पहाड़िस की बात की जा रही है, और खोपसी जो है वो बेसिकली वो जगह थी जहाँ पर पहाड़ी लोग रहते थे। और पहाड़ी बेसिकली जो बड़े बड़े पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी लोग उनको कहते हैं, ठीक है। और अगर हम ये यहाँ पर ब्राह्मण्स आया था, तो ये इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट कास्ट है, ठीक है, उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस बताया जा रहा है। उसके अलावा नीचे हमारे पास सोशियो बायोलॉजी आ जाता है। अगर हम सोशियो बायोलॉजी की बात करें तो लैंग्वेज तब अपनी जगह अपनी वैल्यू खो देती है जब बोलने वाले महसूस करें कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है बयान नहीं कर सकते, या फिर वो डिसएडवांटेज जो है वो फेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पहाड़ी स्पीकर्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेपाली अडॉप्ट कर ली इस वजह से, ठीक है। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट नहीं आपको उस तरह से मिलता, तो इस वजह से भी जो है वो काफ़ी लोग अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं। देन हमारे पास कुछ कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं ऑफ द लॉस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो किस वजह से जाती है, किस तरह से उसका खात्मा होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहले अगर हम देखें कोलैप्स ऑफ कल्चर, कल्चर का खात्मा कैसे होता है कि जब लोग, यहाँ जो बेसिक चीज़ बताई जा रही है उसका मतलब बता रही हूँ कि लोग जब डिफरेंट रिचुअल्स होती हैं या फिर आप कह सकते हैं रसूमात और त्यौहार जो होते हैं, ठीक है, उसमें अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कल्चर का खात्मा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि द पहाड़ी लैंग्वेज एज मोरिबंड लैंग्वेज। अगर हम मोरिबंड लैंग्वेज की बात करें तो ये हम कहते हैं बीइंग इन द स्टेट ऑफ डाइंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो ख़त्म होने पर है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिस्क पर है, और मरने की हालत में किसी चीज़ को कहना जो होता है वो इस कंडीशन को बयान करता है। तो अगर हम इस पहाड़ी लैंग्वेज की बात करें तो वो बताते हैं कि रिस्क पर है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसको नहीं सीख रहे, और ओल्ड जनरेशन भी जो है वो इसको सीखने में काफ़ी स्ट्रगल करती है, ठीक है, या इसको बोलने में स्ट्रगल करती है। तो इस कंडीशन से क्या होता है कि लैंग्वेज की डेथ हो जाती है, लैंग्वेज नहीं रहती, ठीक है। और नीचे वो बताते हैं कि 3 तरह के क्राइटेरियाज को हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने में कि लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड है। तो वो डिफरेंट है, जैसे कि द नंबर्स ऑफ स्पीकर करंटली लिविंग, द मीन एज ऑफ नेटिव और फ्लुएंट स्पीकर, द परसेंटेज ऑफ द यंगेस्ट जनरेशन एक्वायरिंग फ्लुएंसी विद द लैंग्वेज इन क्वेश्चन। मतलब कि कितने लोग जो हैं वो इसको करंटली बोल रहे हैं। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि कितने जो है वो यंग एज के या फिर कितने फ्लुएंट स्पीकर हैं जो कि इसको फ्लुएंटली बोल रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में वो बताते हैं कि यंगेस्ट जनरेशन जो है वो इसको एक्वायर कर रही है, इसको सीख रही है, कितनी परसेंटेज है उसकी। तो इन तीनों फैक्टर्स का मुआवजा करना कि कितने नंबर ऑफ़ स्पीकर्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्पीकर्स जो फ्लुएंट हैं, और उसके अलावा परसेंटेज देखनी यंगेस्ट जनरेशन की जो कि इसको एक्वायर कर रहे हैं इस फ्लुएंसी को। तो इन 3 क्वेश्चन से पता चल जाता है कि ये लैंग्वेज जो है वो खतरे पर है, रिस्क पर है, या फिर ये लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस में है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इन पॉइंट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास लैंग्वेज डेथ आ जाती है। लैंग्वेज की डेथ कब होती है? तब होती है जब कोई नेटिव स्पीकर ही ना बचे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यहाँ यही बताई जा रही है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि ब्लॉकेज फॉर प्रिविलेजेस ड्यू टू लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि जब लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर को खो देते हैं तो बहुत से गवर्नमेंट फैक्टर्स जो होते हैं या गवर्नमेंट की बेनिफिट्स होते हैं उनमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पर बताई जा रही थी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर की समझ आई है तो एक लाइक क्लास में कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।